हाँ, नमस्कार भाइयों। मेरा नाम राकेश कुमार। मैं रहने वाला बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं कुवैत में ड्राइवर का जॉब करता हूँ। और बीते कुछ दिनों 24 जनवरी को 2023 को मेरी माँ का देहांत हो गया। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ। सबका बुरा हाल है फैमिली में, क्योंकि मेरी माँ का मरने का उम्र नहीं था। ये उनकी उम्र 46 साल की थी और उनको दमा की बीमारी थी, सांस का प्रॉब्लम था। तो बीच में उनको थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गया, तो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया। तो वहाँ पे 2-4 दिन इलाज चला। इलाज चलने के बाद उनकी डेथ हो गई। तुम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर उनका देहांत कैसे हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, क्या वजह था, क्या गलती किया हम लोग, डॉक्टर ने क्या गलती किया। क्योंकि ये कोई मरने का उम्र नहीं था। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दमा की पेशेंट जल्दी नहीं मरते हैं। और अभी तक मेरी दादी जिंदा है। 86 साल की उम्र होगी उनकी। उनको भी दमा की बीमारी है। वो अभी भी हमारे बीच है, लेकिन अफसोस हमारी माँ नहीं रही हमारे बीच। तो 24 तारीख की जो रात थी, वो काली रात बहुत ही भयानक थी, बहुत ही डेंजरस थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल में माँ को ले जाना। पहली गलती जो हमने किया, वो हम मानते हैं कि माँ को सरकारी में ना ले जाकर प्राइवेट में ले जाना चाहिए था। ये नहीं पता सरकारी में ले जाने के बाद मेरी माँ नहीं बचेगी, नहीं तो हम हरगिज नहीं ले जाते। जितना पैसा लगता, जो भी खर्चा होता, हम करते। लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसको वेंटिलेटर तो मिला। 2-4 घंटे के लिए वेंटिलेटर मिला। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है कि वेंटिलेटर एक ही है, तो हम लोग दूसरे पेशेंट को इस पे रखेंगे। उसके बाद सीरियस ही, मतलब ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था उनके तबीयत में, वैसा ही था। उसके बाद में उनको आईसीयू में भर्ती करना चाहिए था डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, आईसीयू में भर्ती ना करके उनको जनरल वार्ड में भेज दिया। सबसे बड़ी गलती ये किया। वेंटिलेटर पर पेशेंट को उस समय रखा जाता है जो ज़्यादा सीरियस हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो मरीज को, इसलिए वेंटिलेटर पे रखा जाता है। उसके बाद वेंटिलेटर पे अगर थोड़ा आराम मिल जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, तो उनको जनरल वार्ड में नहीं, आईसीयू में भर्ती किया जाता है। क्योंकि आईसीयू में 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट रहते हैं। तो ये लोग क्या किए कि जनरल वार्ड में भेज दिए, जनरल वार्ड में भर्ती कर दिए। जनरल वार्ड में जितने भी बेड थे, उस पे सब पे 2-2 पेशेंट थे। और जनरल वार्ड में डॉक्टर टाइम टाइम से आते नहीं हैं, 2 घंटे 3 घंटे पे आते हैं डॉक्टर। कई बार तो मेरा छोटा भाई जा के उनको बुला के लाया, है ना। और जब भर्ती हुई सफदरजंग अस्पताल में, तो उस रात जो थी, उस शुक्रवार का रात था, 2 बज के कुछ मिनट पे भर्ती हुई। तो हमें ये नहीं पता था कि सरकारी अस्पतालों में शनिवार और संडे को डॉक्टरों की छुट्टी होती है। ये सबसे बड़ी गलती हमारी हुई। और ये छुट्टी क्यों होती है ये नहीं पता, क्योंकि मरने का और पेशेंट का तो कोई टाइम टेबल है नहीं, वो तो दिन देख कर आते नहीं हैं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार को या पूरे इंडिया सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए। शनिवार संडे का जो सिस्टम है वो हटाए नहीं, लेकिन उस शिफ्ट में किसी न किसी डॉक्टर को रहना चाहिए ये इमरजेंसी में। तो ये 2 दिन तो ज़्यादा सीरियस कर दिया पेशेंट को, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ये 2 दिनों में।
फिर हमने कोशिश किया कि यहाँ से निकाल कर उनको प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएं, तो उन्होंने जाने भी नहीं दिया। बोला कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर आपकी मर्ज़ी अगर आप चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ले जा सकते हो। तो 2 दिन में इतना सीरियस हो गया था, इतना मामला बिगड़ चुका था कि वहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा रिस्की था। तो खैर मेरा भाई किसी तरह लड़ता रहा, किसी तरह करता रहा। जनरल वार्ड में जब उन्होंने एडमिट कर दिया उनको, तो वहाँ पे 24 घंटे तक हाथों से पंप दिया, उनको ऑक्सीजन दिया। उसके बाद फिर एक मशीन मिली, रिक्वेस्ट सोर्स पैड भी लगाने पर एक मशीन मिली ऑक्सीजन की। उसके कल होकर मंगलवार को, सोमवार के रात में मंगलवार को सुबह में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर का भी बहुत बड़ी गलतियाँ है। जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है, उस पेशेंट को उन लोगों ने जनरल वार्ड में रखा, जहाँ पे डॉक्टर भी टाइम से नहीं आते थे, डॉक्टर भी के निगरानी भी ढंग से नहीं हो रही थी। और किसी तरह बस मेरा भाई लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इलाज ढंग से नहीं हुआ। 4-5 दिन तक मेरी माँ बेहोश पड़ी रही, कुछ खाती नहीं, कुछ बोलती नहीं, कुछ पीती नहीं, बस कुछ भी नहीं, बस सांस ले रही थी। भाई कोई कितना दिन 4-5 दिन तक भूखा रहेगा, बेगर पानी, बेगर खाना का, बेगर, यानी उस अस्पताल में ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं ये गलती अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, है ना। जो दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है या इंडिया का जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी जाके ये ऐसी लापरवाही होती है। मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त की नानी भी 10 दिन पहले, उसी में 10 दिन पहले अच्छी खासी गई थी और वहाँ से बॉडी लेकर वो लोग निकले। उसको जब पता चला तो मुझे बहुत बोला कि ये 10 दिन पहले ही तो मेरी नानी इसमें अच्छी खासी गई थी और वहाँ से हम लोग बॉडी लेके आए हैं। तो सफदरजंग अस्पताल में जो पेशेंट जाता है ना, उसका बहुत चांस होता है वहाँ से सही सलामत निकलने का। सफदरजंग हॉस्पिटल सिर्फ ओपीडी के लिए सही है, इमरजेंसी के लिए इतना घटिया है वो कि भाई अगर आप किसी अच्छे खासे आदमी को अगर इमरजेंसी में ले जाके भर्ती करा देते हैं तो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। मेरी माँ का 50% चांस था बचने का, पूरा 50% चांस था। अगर वो लोग उस दिन मेरी माँ को जिस दिन हम लेकर गए उसी दिन अगर वो लोग मना कर दिए होते तब आज मैं माँ को अपने में बचा लेता। तो ये वीडियो इसलिए मैं बनाया, ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सके और आने वाले प्रॉब्लम से आप लोग पहले ही आप अपना रास्ता निकाल सकें। और गलती से भी अपने पेरेंट्स को, अपने किसी भी पेशेंट को सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया सरकारी अस्पताल में तो बिल्कुल ना ले जाए भाई। सबसे पहली बात तो ऐसा इस सिचुएशन आने ही ना दें। जैसे भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब होता है तो तुरंत डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और इलाज कराएं। ऐसे मेडिकल से दवा लेकर खा लेने से आपको तो कुछ देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन वही बीमारी कल को जाकर वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ना करें, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे कैसा हो भी हो, आप डॉक्टर को दिखाएं तभी आप दवा लें। ऐसे मेडिकल से जाकर दवा लेकर खा लेने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मेडिकल वाले भी नकली दवा रखते हैं, मेडिकल वालों की भी बहुत कमियां हैं, क्या बताएं। पूरे देश में तो करप्शन फैला हुआ है, पूरे देश में घूसखोरी फैला हुआ है, पूरे देश में नकली प्रोडक्ट बिक रहे हैं हर चीज़ का। खैर मेरी माँ तो चली गई, मैं अपनी माँ को अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। मुझे दुख है, मुझे पूरी ज़िंदगी इस बात की अफसोस रहेगी। मेरी माँ के जाने के बाद मेरा पापा का भी हालत बहुत ख़राब है, वो भी बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, वो भी शुगर की पेशेंट हैं। समझ में नहीं आता अब क्या होगा आगे में, कैसे होगा। तो दिल्ली सरकार जो है ना, सिर्फ वो बस बातें बनाती है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, गली गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल देने से बीमारी ख़त्म नहीं होगा। जो बीमारी ख़त्म करने वाले हैं उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके बीमारी ख़त्म होगा। और
अरे तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, मैं बकवास ऐसे ही किए जा रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम लोगों को। जिस दिन तुम लोगों के ऊपर बीतेगी ना, उस दिन तुम लोगों को समझ में आएगा। बहुत दर्द उठा, बहुत तकलीफ झेला। मुझे ये पता होता कि मेरे आने के बाद मेरी माँ चली जाएगी तो मैं आता नहीं आता। और मेरी माँ जब मर गई तो मेरा कपिल भी नहीं भेजा, भेज कर करता भी क्या, मैं जाकर भी क्या करता, वो लोग तो सब कार्यक्रम कर चुके थे। क्या करता जाकर, लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, मैं भी वही करता जाकर। उससे अच्छा मैं यहीं अपने दिल पर पत्थर रखा, रोया, रात दिन एक हो गया, खुद को पत्थर बनाकर बर्दाश्त किया। और आज 10-15 दिन बीत गए मेरी माँ को गए हुए। खैर, माँ की याद तो बहुत सताती है, बहुत रुलाती है, लेकिन क्या करें, दुनिया तो यही कह रही है कि एक दिन ये दिन सबको देखना पड़ता है। लेकिन ऐसे देखना पड़ता है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था भाई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन जो डॉक्टरों ने गलती किया है वो सही नहीं किया है मेरे साथ। अगर वो लोग एक हफ्ता भी अगर 24 घंटे अपने नज़र में रखते पेशेंट को, ना ढंग से इलाज करते, तो आज मेरी माँ सही हो जाती। और एक संदेश प्राइवेट अस्पतालों के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइवेट अस्पताल में माँ को लेकर नहीं गया था, मैं लेकर गया था प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल वालों ने बोला कि भाई एक दिन का खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये आएगा, है ना, तो इससे अच्छा है कि आप इनको सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में लेकर तो जाएं, क्या सरकारी अस्पताल में ये ठीक हो जाएगी? तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक हो जाएगी, इनको आईसीयू में भर्ती करा दो, ये ठीक हो जाएंगी। तो मैंने डॉक्टर की बात मान लिया और बस वहाँ से लेकर निकल गया। और आईसीयू भी नहीं मिली मेरे को, सरकारी अस्पताल में जाने के बाद भी मेरे को आईसीयू नहीं मिली और मेरी माँ चली गई। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसकी हालत ख़राब है, तो आप उसको ज़रूर मशवरा दें कि भाई देख, प्राइवेट में इलाज कराएगा तो थोड़ा पैसा खर्चा होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को सरकारी में लेकर जाएगा तो चांस बहुत कम है। तो अगला कुछ भी करेगा, घर बेचेगा, कुछ भी करेगा, गहना गुड़िया बेचेगा, बेचकर अपने पेरेंट्स का इलाज कराएगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें, जो भी पेशेंट आता है। खैर पैसे तो आप लोग को चाहिए ही, बगैर पैसे का आप लोग इलाज नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर बताएं कि भाई पेशेंट का हालत ख़राब है या पेशेंट का हालत ज़्यादातर ठीक है। तो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल वाले ने तो यही कहा था कि आप आईसीयू में भर्ती करा दो अपनी माँ को, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। तभी मैं वहाँ से लेकर निकला, नहीं तो डॉक्टर बोलता कि नहीं इनकी सीरियस ज़्यादा है, सरकारी अस्पताल में जाने पर चांस कम है, प्राइवेट में ही इलाज कराओ तो इनका चांस बढ़ जाएगा, तो मैं उसी समय वहीं पे भर्ती करा देता। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगता, कोई दिक्कत नहीं था, मैं माँ के लिए करता, कुछ भी करता पैसे के लिए, लेकिन चांस ही नहीं मिला। उस अस्पताल में जाने की वजह से मेरी माँ मर गई। मेरी सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, अगर मेरी माँ को मैं उस अस्पताल में नहीं लेकर गया होता तो मेरी माँ आज सही सलामत होती। अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी गलतियों को सुधारूं, कैसे मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। रात दिन खुद को कोसता हूं, खुद को गलत ठहराता हूं। दुनिया तो यही कहेगी ना कि भाई जिसको जाना है, जैसे जाना है वो चला जाएगा। मैं मानता हूं कि जिसको जैसे जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, हमारे छाती पीटने से और रोने धोने से तो खैर वो जाएगा नहीं, लेकिन गलतियां भी तो मत करो। कुछ गलतियों की वजह से तो आदमी पूरी ज़िंदगी भुगतता है, छोटी सी गलती बहुत बड़ी नुकसान कर देता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें कभी भी। इन गवर्नमेंटी डॉक्टरों पर भरोसा ना करें, इनको तो क्या है, हर महीने पैसे अकाउंट में आ जाता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मरे कोई जिए इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको बस अपने तनख्वाह से मतलब है। और मैंने ये भी सुना है कि जो बड़े बड़े सरकारी
हॉस्पिटल होते हैं उसमें सिर्फ पहुंच वालों की इलाज होती है, जिनकी पहुंच होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं की इलाज ढंग से हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। कोई गरीब आदमी अगर सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है इमरजेंसी में इलाज कराने, तो भाई 75% चांस छोड़ देना, 25% ही चांस रखना कि वहां से सही सलामत निकल सकता है आदमी। मैंने इस बात का अनुमान लगा लिया है, और मैं गलती से भी इन सब अस्पतालों में इमरजेंसी में नहीं जाऊंगा। ओटीपी में ओपीडी में जाइए, ओपीडी में अपना इलाज कराइए, ठीक है। 3 साल मैं भी इलाज कराया हूँ ओपीडी में, सफदरजंग में, कोई दिक्कत नहीं है और ठीक ठाक रहा। लेकिन इमरजेंसी में गलती से भी अपने किसी भी मरीज को मत लेके जाइएगा आप लोग, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। कि जो दर्द मैं सहा हूँ, जो तकलीफ मैं झेल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भाई झेले। खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी दिमाग कहीं जाता है तो कभी दिल कहीं जाता है, तो कहीं मन कुछ और कहता है। मन करता है बैठ कर रोते रहें 24 घंटे, लेकिन क्या करें, रो कर भी क्या कर सकते हैं। मन को पत्थर बना रखे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई। अपने देश का हाल बहुत बुरा है। शिक्षा में भी बुरा हाल है, स्वास्थ्य में भी बुरा हाल है, रोजगार में भी बुरा हाल है, हर क्षेत्र में बुरा हाल है। पता नहीं क्या हो गया है अपने देश में, किसकी नज़र लग गई है, समझ में नहीं आता है। मेरे आने के बाद में इतने आदमी मेरे पीछे पड़े हैं विदेश आने के लिए कि मैं क्या बताऊं। और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी विदेश आए भाई, क्योंकि विदेश का सपना देखना आसान है, लेकिन विदेश में आकर 2 पैसा कमा लेना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। और वहाँ से क्या है, वहाँ से 10 रुपये ज़्यादा कमा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आकर। भाई विदेश बहुत देता है तो बहुत कुछ छीन भी लेता है, ये मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं नहीं आता विदेश। पूरी ज़िंदगी मेरी अफसोस रहेगी इस बात को, पूरी ज़िंदगी। मैंने कभी नहीं सोचा था यार। आई एम सॉरी माँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, नहीं तुमसे मैं मिल पाया आखिरी समय में, मुझे माफ़ करना माँ। सदा सदा के लिए तुम मेरे इस सीने में रहोगी, तुम्हें कभी नहीं भुला पाएंगे हम। जब तक सांसें चलेगी तब तक तुम्हारी याद रहेगी इस सीने में। बहुत तकलीफ हुआ, बहुत बड़ा गलती हुआ है मेरे से, मेरे घर वालों से, डॉक्टर से। ये तो मेरी माँ कहती थी कि मैं मरूंगी नहीं। मैं बोलता था कि तू जाके इलाज करा, तेरा तबीयत खराब है, तो बोलती थी कि मैं मेरे सांस का बीमारी है, सांस वाला आदमी जल्दी नहीं मरता है, तू क्यों डर रहा है। और सच में नहीं मरता है यार। मेरी दादी 86 साल की है, वो आज भी जिंदा है, वो मरी नहीं है, उसको भी सांस का प्रॉब्लम है। लेकिन लापरवाही की वजह से मेरी माँ चली गई, उसको सही से इलाज नहीं हो पाया, सही से डॉक्टर उसको देखभाल नहीं कर सके। हम ऊपर वाले से यही गुजारिश करते रहे कि 10% फर्क दे दे, 10% ठीक कर दे। 10% ठीक होने के बाद मैं वहाँ से तुरंत निकाल कर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। 10% तो क्या, 1% भी मेरी माँ वहाँ पे ठीक नहीं हो पाई। चांस था, लेकिन डॉक्टर ने नादानी किया, डॉक्टर ने देखभाल नहीं किया उसका। फिर तो थोड़ा सा भी सही होती वहाँ से, तो मैं वहाँ से तुरंत उनको निकलवा देता, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया सा भर्ती कर देता। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी माँ की सीरियस और भी हालत ख़राब हो गया। उस अस्पताल में जाने से पहले वो ठीक ठाक थी, बोल रही थी, कह रही थी कि सांसें मेरी रुक रुक के आ रही है, सीने से दम नहीं मिल रहा है ना। हूँ हाँ कर रही थी,
देख रही थी, लेकिन वहाँ जब लेकर चले गए तो वहाँ जाने के बाद में उनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई। वहाँ अस्पताल में जाने के बाद ना तो देख पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना सुन पा रही थी, एकदम से सुन पड़ी थी, बेहोश। सिर्फ सांसें चल रहा था, ये दिख रहा था कि हाँ माँ की सांसें चल रही है, हाथ गोड़ उंगलियां हिला रही है। इलाज मेरा माँ का सही से होता तो मेरी माँ बच जाती। रे कुत्तो, रे सरकारी दलालों, बहन के लौड़ो, तुम लोग सिर्फ गड्डियां गिनते हो बैठकर। क्या बिगड़ जाता, मेरी माँ बच जाती तो। सरासर गलती तुम लोग में है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, सरासर गलती तुम लोग में है। ये मैं जिस घर में यहाँ पे रहता हूँ, 70 साल की बुढ़िया है, उसको भी सांस का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी 8 दिन भर्ती होके आई है, अच्छा खासा होकर आ गई। तो यहाँ के हॉस्पिटलों में, यहाँ के डॉक्टरों में जिम्मेवारी है, लेकिन तुम लोग के अंदर तो जिम्मेवारी नाम का चीज ही नहीं है। तुम अपने इंसानियत को तुम लोगों ने एकदम बेच खाया है। इंसानियत का तो कोई तुम लोग के अंदर में नाम ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग का क्या होगा, तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा। अच्छा, आज मैं अपनी माँ के लिए जैसे तड़प रहा हूँ, ऐसा भगवान ना करे कोई तड़पे। बहुत दुख हुआ यार। अभी मेरी एक बहन है शादी करने के लायक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी भाई का शादी हुआ था, 6 महीना हुआ था शादी हुए भाई का। क्या कर दिया यार तुम लोगों ने। अरे तुम लोग एक बार बोल देते कि भाई हम इलाज नहीं करेंगे, तुम कहीं और लेकर जाओ, अरे तो क्या बिगड़ जाता तुम लोगों का यार। तो तुम लोगों तो अस्पताल में एडमिट करते ही साइन करा लेते हो, पहले ही साइन करा लेते हो। इसके मतलब तुम लोग का नियत ही खोट है रे, तुम लोग का नियत में ही खोट है बहन चोद। पहले ही तुम लोग फॉर्म पे साइन करवा लेते हो कि पेशेंट के साथ कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हैं? अगर तुम लोग के अंदर जरा सा भी इंसानियत होता तो तुम लोग ऐसा करते रे? नहीं करते। जिसने बुरा किया है उसके साथ तो बुरा होता ही है, लेकिन मेरी माँ तो कभी बुरा किसी के साथ नहीं किया, ना किसी के बारे में बुरा सोचा, ना किसी के बारे में बुरा बोली। पूरी जिंदगी खुद तकलीफ उठाई, दूसरों को सुख दी। क्या बताए तुम लोगों को, क्या कहें। गलतियां तो किए हो तुम लोग, बहुत बड़ी गलती किए हो, बहुत बड़ी गलती किए हो रे डॉक्टर तुम लोग। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिए तुम लोग। तुम लोग पापी हो, पापी। तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा। और सरकारी अस्पतालों में आप वीडियो नहीं बना सकते, आप फोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि इनका कारनामा दिख जाएगा उसमें। आप वीडियो अगर मोबाइल निकालते हो तो सीधे बोल देते हैं आपकी मोबाइल छीन जाएगी। आप अपने मोबाइल अपने जेब में रखें, किसी से बात नहीं करने देते, वीडियो नहीं बनाने देते, फोटो नहीं खींचने देते, क्योंकि उनको पता है कि हम काम सही नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो बना लेगा, कहीं वायरल कर देगा तो हम फंस जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे बहन के लोड़ो, तुम लोग काम ढंग से करो ना रे। क्या होगा जब काम करोगे तो तुम पे उंगली तक कोई नहीं उठा सकता है। मैं ही काम करता हूँ, अपना ईमानदारी से करता हूँ काम, तो क्यों मेरे को कोई उंगली उठाएगा। कोई वीडियो बना ले, फोटो खींच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम लोग को फर्क पड़ता है वीडियो और फोटो खींचने से, क्योंकि तुम लोग जो है ना फ्री का पैसे लेते हो, काम नहीं करते हो, काम चोर हो, है ना रे। अरे फ्री के पैसे से बाल बच्चों को पालेगा रे, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। फ्री के पैसे से बाल बच्चों का शिक्षा दिलाएगा,
उसकी लाइफ बनाएगा, दूसरे के बच्चों को अनाथ बना करे हैं। हर सरकारी दफ्तर में, हर सरकारी अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि हाँ भाई, हम ढंग से नहीं काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हर दफ्तर में, हर अस्पताल में, सरकारी जितने भी दफ्तर अस्पताल है, सब में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और सब में अलाउ होना चाहिए फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का, ताकि इन लोगों को समझ में आ सके, ये लोग अपने काम को सही ढंग से, सही तरीके से, पूरे जिम्मेवारी के साथ कर सके। ये लोग, अरे क्या बताऊं यार, तुम लोगों को पता नहीं किस मिट्टी के परे हो तुम लोग के अंदर से इंसानियत एकदम मिट चुकी है भाई। तुम लोगों का इलाज कौन करेगा रे? तुम लोगों का इलाज तो बस ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है।